हेलो फ्रेंड्स, देखिए 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन की डेट लगभग फाइनल हो गई है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय बार बार बता रहे हैं, ये 20 सितंबर और 22 सितंबर को निर्धारित किया गया है। अभी हम आप लोगों को जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि अगस्त 2021 से ही हम करंट अफेयर का ये सीरीज चला रहे हैं, जो सितंबर 2022 के पीडी पर अब हम लोग आ गए हैं। यदि एग्जामिनेशन 20 अथवा 22 सितंबर या दोनों ही तिथि में होती है तो संभवतः 12 सितंबर को अगस्त का प्रतियोगिता दर्पण भी अक्टूबर का प्रतियोगिता दर्पण भी आ जाएगा, तो वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे जल्दी ही, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएं। अभी इसी क्रम में सितंबर 2022 का ये पीडी जिस्ट है। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट हैं जो हमको कॉल कर रहे हैं। एक तो जो जिस्ट ले लिए वो चाहते हैं कि हमको थोड़ा थोड़ा बता दें और समझ में आ जाए, लेकिन बहुत अधिक संख्या वैसे लोगों की है जो चाहते हैं कि हमने जिस्ट नहीं परचेज किया है तो हमें वीडियो को थोड़ा आप समय दे करके 10 मिनट में ना ख़त्म करके उसको पूरा डिस्क्राइब करें बहुत अच्छे से, ताकि हम लोग भी समझें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये बहुत अच्छा कदम है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं पिछले अगस्त वाले वीडियो को थोड़ा लंबा खींच किया था, लेकिन हालांकि उससे मैं थोड़ा इसको कम करूँगा, ये चीज़ ध्यान रखूँगा मैं। तो आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारा 12 और 20 का चल रहा था वो इसमें नहीं होगा, बल्कि हम पूरे टॉपिक को थोड़ा डिटेल करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा ये पीडी, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनेंगे आपके। एक और बात मैं आपको इस पीडी को शुरू करने से पहले बता दूं कि बीच बीच में हम क्वेश्चन को भी बताते जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है इस तरह का पूछा गया था और किस बैच में पूछा गया था। इन सब बातों का भी जिक्र करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए ताकि परीक्षा में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। आइए हम इस वीडियो को अब शुरू करें। देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सितंबर पीडी 2022 में प्रश्न है वो है द्रौपदी मुर्मू से संबंधित। ये आप सभी को पता होगा, भारत की 15वीं व्यक्ति के क्रम में राष्ट्रपति बनी है, जबकि दूसरी महिला बनी है ये राष्ट्रपति, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और महिला के रूप में यह दूसरी राष्ट्रपति हैं। पहली राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। हालांकि ये जो चुनाव हुआ है ये 16वां चुनाव है। जब चुनाव 16वां है तो व्यक्ति 15वां कैसे हुई ये? तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद, स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, 2 बार चुनाव हुआ था। तो चुनाव उन्होंने 2 बार फेस किया, लेकिन व्यक्ति के रूप में अकेले ही 10 साल तक उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, हालांकि 12 साल तक रहे थे वो। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि चुनाव 16वां है, जबकि राष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के क्रम में यह 15वीं है द्रौपदी मुर्मू, और महिला के रूप में यह दूसरी हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला जो हम अगस्त के प्रतियोगिता दर्पण में भी आप लोगों को बता चुके हैं कि मतदान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद अधिसूचना और घोषणा, ये 2 अलग अलग टर्म हमने बताए थे, ये कब जारी हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। और उस समय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे जिन्होंने इसे जारी किया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। शपथ इन्होंने 25 जुलाई 2022 को ली है, ये ध्यान रखेंगे। शपथ कौन दिलाए हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। NV रमना इस समय थे जिन्होंने शपथ दिलाई महामहिम द्रौपदी मुर्मू को। इसमें 2 उम्मीदवार थे, एक NDA की तरफ से मुर्मू थी और UPA की तरफ से यशवंत सिन्हा थे, ठीक है, महागठबंधन की तरफ से। निर्वाचक मंडल में कुल सदस्य 4796 थे। इसमें 42 अनुपस्थित और 53 जो है अवैध मत हो गया था वोटिंग करने के बाद। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखेंगे आप। मुर्मू को जो है कुल 2824 मत प्राप्त हुए थे, जिसमें सांसद 540 और विधायक 2284 थे। इनके मतों का कुल मूल्य 6,76,803 था, ध्यान रखना है। और ये प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण है। मुर्मू को 64.03%, जबकि सिन्हा को 35.94% मत मिले थे। और ठीक यही चीज़ यहाँ भी लिखा गया, आप इसे ध्यान रखेंगे। देखिए, जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, और मैं थोड़ा जिक्र करूँगा, यहाँ थोड़ा टाइम लूँगा आपका। देखिए, 65th BPSC में, यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, और 64th BPSC में 2 कॉलेज से प्रश्न आए थे। एक प्रश्न पूछा गया था महात्मा गांधी किस कॉलेज में पढ़े थे, और एक प्रश्न आया था कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन हमारे यहाँ चल रहा था, तो हिस्ट्री का ये प्रश्न था, उस समय में बिहार के किस नेता ने जो है कॉलेज छोड़ दिए थे। तो यहाँ आप चूँकि महामहिम ये नियुक्त हुई हैं, चुनी गई हैं, तो ध्यान रखेंगे आप
कि इन्होंने जो अपनी स्नातक की पढ़ाई करी थी वो रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से करी थी, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था भुवनेश्वर में नहीं हुआ था, मयूरभंज जो कि उड़ीसा का एक अलग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हुआ था, संथाल परिवार में। ठीक है, सबसे पहली बार ये नगर पार्षद बनी थी रायरंगपुर से, और यहीं से रायरंगपुर से ही ये विधानसभा के सदस्य भी बनी थी वहाँ की 2000 ईस्वी के आसपास। उसके बाद झारखंड की ये राज्यपाल रही थी 2014 मई के 2014 से लेकर के जुलाई 2021 तक रही थी, और इनके पति और पुत्री का नाम हो सके तो ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निर्वाचक मंडल में जो संसद सदस्य थे उनकी कुल संख्या 771 थी, और उनके मतों का यानी एक सांसद के मत का मूल्य जो है इस बार 700 था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें 8 अनुपस्थित रहे थे और 15 वोट अवैध हो गए थे सांसदों में। विधायक के मतों का मूल्य देखिए, एक सांसद के मत का मूल्य 700 था इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि विधायक के मूल्य का मतों का मूल्य जो है वो स्टेट के ऊपर निर्भर करता है, यानी ये अलग अलग होता है। हम केवल बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो बिहार का आप ध्यान रखेंगे। बिहार में आपको पता है कि कुल 243 विधायक थे, जिसमें मुर्मू को 133 और सिन्हा को 106 वोट मिले थे। प्रत्येक विधायक के मतों का मूल्य बिहार में 173 था, और 2 यहाँ अवैध और 1 अनुपस्थित रहे थे, मत हो गया था। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति रहते हुए ही कोविंद ने राज्यसभा में, आप सभी जानते हैं कि 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो इन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही 6 जुलाई 2022 को ही राज्यसभा में 4 सदस्य का मनोनयन अपने किया था। इसमें एक पीटी उषा जो कि धाविका है, आप सभी को पता होगा इनका नाम। उसके बाद में इलैया राजा और विजयेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र हेगड़े, इन लोगों का जो क्षेत्र है वो भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से ही राष्ट्रपति जो है सदस्यों को मनोनीत करते हैं। उसके बाद देखिए, इंडिया रैंकिंग 2022, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने पिछले अगस्त 2022 के वीडियो में आज सुबह ही आपको क्यूएस रैंकिंग 2023 जो लंदन से प्रकाशित होती है के बारे में बताया था। वो भी उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग से ही जुड़ा हुआ है, और इंडिया रैंकिंग 2022 भी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के रैंकिंग से ही जुड़ा हुआ है। 67 बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसको शिक्षा मंत्री भारत के धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी किया गया है। देखिए, इसमें 5 मानक के आधार पर 11 श्रेणियों में जो है यह रैंकिंग दी जाती है। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF के द्वारा इस मंत्रालय, मतलब जो ये मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय, ये NIRF के द्वारा निर्धारित करता है। ठीक है, देखिए, हमने बताया कि 11 श्रेणी में ये दिए जाते हैं और 5 मानक के आधार पर। तो 11 श्रेणी में ओवरऑल जो फर्स्ट आया है वो है IIT मद्रास, और सेकंड स्थान पर IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि क्यूएस रैंकिंग जो 2023 में लंदन से प्रकाशित हुई, उसमें भारत के IISc बेंगलुरु को भारत के स्तर पर प्रथम स्थान, जबकि वैश्विक स्तर पर 155वां स्थान दिया था। उसमें IIT मद्रास का कोई रैंक नहीं था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो इंडिया रैंकिंग 2022 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी हुई है, उसमें IIT मद्रास को भारत में प्रथम स्थान दिया गया है। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का 36वां राष्ट्रीय खेल, ये गुजरात में जो है होगा, अभी हुआ नहीं है, सितंबर से अक्टूबर के बीच होना है, और सितंबर में ही संभवतः आपका परीक्षा हो जाएगा, तो ये उसी टाइम पे होगा, उसके कुछ दिन बाद, तो ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। कोविड-19 से रिलेटेड कुछ तथ्य आपको ध्यान रखने हैं, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे कि हमारे यहाँ टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण जो है 16 मार्च 2022 से प्रारंभ किए गए थे, और प्रिकॉशन डोज जो 18 से 59 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है, इसकी शुरुआत हमारे यहाँ 10 अप्रैल 2022 से की गई। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिए, अभी बीपीएससी के AO के एग्जामिनेशन में पूछा गया था एक INS विशाखापत्तनम के बारे में। अभी यहाँ हम देखेंगे INS सिंधु ध्वज के बारे में। ये एक पनडुब्बी है, ठीक है, जो USSR यानी रूस में बनी हुई है, भारत में नहीं बनी थी, ये सिंधु घोष क्लास की थी। विशाखापत्तनम से इसको डिकमीशन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न हालांकि मुझे नहीं लगता है इस बार आएंगे, क्योंकि इस तरह के जो खराब प्रदर्शन होता है वो प्रश्न बीपीएससी के नहीं बनते हैं। भारत का इसमें बहुत खराब प्रदर्शन माना जाएगा, लेकिन चूंकि आधिकारिक गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है और ये लोकसभा में दिया गया था 19 जुलाई 2022 को, तो मुझे बताना पड़ेगा।
और ये पीडी में आया भी है, तो ये ध्यान रखें आप। भारतीय नागरिकता का लोग यहाँ परित्याग कर रहे हैं। 2019 में कुल 1,44,000 लोगों ने किया था, 2020 में 85,000 और 21 में जो है 1,63,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता का परित्याग किया। भारतीय नागरिकता का परित्याग करने के बाद ये लोग गए कहाँ, किस किस देश में इन्होंने नागरिकता ली, तो सबसे अधिक लोग कहाँ गए, अमेरिका में गए, दूसरे बाद ऑस्ट्रेलिया गए, तीसरे कनाडा और चौथे जो है इंग्लैंड चले गए। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि इस बार नागरिकता से रिलेटेड बीपीएससी के एएओ में और 2018 बैच के बीपीएससी 64th बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये डाटा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए, श्रीलंका में अभी आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के संकट चल रहे हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे थे वो देश छोड़ दिए। देश छोड़ने के बाद राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, क्योंकि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है सिंगापुर से, जो है इन्होंने गोटबाया राजपक्षे ने 13 जुलाई 2022 को वहाँ जाकर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। पहले ये भागकर मालदीव गए थे, ये ध्यान रखेंगे, और फिर वहाँ से ये सिंगापुर चले गए और वहाँ पर 13 जुलाई 2022 को इन्होंने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। तो राष्ट्रपति पद पर जो है वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे रानिल विक्रमसिंघे, उनको नियुक्त किया गया है। तो जब प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बना दिया गया तो श्रीलंका में प्रधानमंत्री तो कोई बनेंगे, तो अब जो है दिनेश गुणवर्धन वहाँ के पीएम बन गए हैं। और एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूँ, 56 से 59वीं, यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, तो उस समय मिस्र में री इलेक्ट हुए थे एक प्रेसिडेंट, उनके बारे में पूछा गया था। तो हो सकता है कि इस बार श्रीलंका के राष्ट्रपति से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है बीपीएससी के एओ के परीक्षा में आ चुका है। हमने पहले इसको 67th के लिए वीवीआई किया है, और अभी हम इसमें चर्चा करेंगे आपको कि 65th बीपीएससी में यहाँ से क्या प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, हमारे यहाँ जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, ठीक उससे अलग वहाँ पर लोकसभा का इलेक्शन हमारे यहाँ होता है, मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लेकिन वहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो बहुत अलग होता है प्रधानमंत्री का, ब्रिटेन में। तो ये चीज़ आपको इस बार पढ़ करके जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा डीपली प्रश्न पूछा जाए। 65th बीपीएससी में बहुत डीपली प्रश्न पूछा गया था, बहुत हल्का प्रश्न नहीं पूछा गया था, और वो उस समय 2019 में 65th बीपीएससी हुआ था, और उसी टाइम पे जो है यहाँ पर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव चल रहा था। तो इससे रिलेटेड प्रश्न आए थे, मैं बताऊंगा आपको कि क्या प्रश्न आए थे आगे इसी वीडियो में। देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया है 7 जुलाई 2022 को। प्रधानमंत्री वहाँ के बोरिस जॉनसन थे, ये भारत भी आए थे कुछ दिन पहले। ये प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिए हैं, उसका 2 कारण था। एक कारण में हालांकि ये बच गए थे, लेकिन दूसरे वाले कारण जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस कारण में ये बचे नहीं। इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था क्रिस पिंचर, यदि मैं ठीक देख पा रहा हूँ तो संभवतः क्रिस पिंचर ही मैंने लिखे हैं। ये सांसद जो थे इस तरह के कुकृत्य में ये संलग्न पाए गए, और बाद में अपने ही लोगों ने बोरिस जॉनसन का साथ छोड़ दिया। उसके बाद जो है पार्टीगेट विवाद का भी इनके ऊपर पहले से ही चल रहा था मामला, तो ये दोनों मामला बहुत तूल पकड़ लिया और बाद में इनको प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। पार्टीगेट विवाद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इन्होंने जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद संभवतः शादी किया हुआ था। तो कोविड-19 के टाइम पे इनकी वाइफ जो है वहाँ पर पार्टी दे रही थी अपने आवास पर सभी लोगों को बुलाकर, और उस समय ब्रिटेन में एक प्रोटोकॉल कोविड-19 को लेकर ये था कि 2 लोग से अधिक शामिल किसी भी पार्टी में नहीं हो सकते हैं, और उस टाइम पे जो है बहुत सारे लोग शामिल हो गए थे। तो ये विवाद भी जो है एक कारण बना इनके प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने का। तो ये सब ध्यान रखें आप। आगे देखिए, अब जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जो कि पहले वहाँ वित्त मंत्री थे इन्हीं के सरकार में, यानी बोरिस जॉनसन के सरकार में ही ये वित्त मंत्री थे ऋषि सुनक, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और लीज ट्रस जो है वहाँ के विदेश मंत्री थी, ये दोनों ने जो है त्यागपत्र दे दिया, और फिर जो है ये पीएम के रेस में आ गए हैं। तो ब्रिटेन पीएम का चुनाव जो है, हमने जैसा कि बताया कि इंडिया से अलग होता है, 3 चरण में वहाँ होता है। सबसे पहले नॉमिनेशन होता है, हमारे यहाँ भी होता है। उसके बाद एलिमिनेशन होता है, जो हमारे यहाँ लगभग होता है या नहीं भी होता है, एलिमिनेशन होता है वैसे हमारे यहाँ। उसके बाद फिर फाइनल वोटिंग होती है, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन ये तरीका अलग है वहाँ का। नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल वोटिंग तीनों ही तरीका हमारे यहाँ से अलग होता है वहाँ। देखिए, जो फाइनल वोटिंग होती है ये केवल 2 उम्मीदवारों के बीच में होता है।
मतलब हर राउंड में एक एक उम्मीदवार छटते चले जाते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और लास्ट में जब फाइनल वोटिंग होती है उसमें वहाँ सांसद भाग लेते हैं और पार्टी के जो 1.6 मतलब लगभग 60 लाख कार्यकर्ता हैं वो जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से वहाँ पर मतदान करते हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ डायरेक्ट जनता पूरा वोट करते हैं। इस बार चुनाव में जो है कुल प्रधानमंत्री पद के लिए 8 उम्मीदवार ब्रिटेन में थे। यही से प्रश्न पूछा गया था 65th बीपीएससी में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अंदर से क्वेश्चन आया था। तो इस बार 8 उम्मीदवार में केवल 2 उम्मीदवार महत्वपूर्ण हैं जो कि फाइनल राउंड के लिए आ गए हैं, और इन्हीं दोनों में से कोई अब 5 सितंबर 2022 को जो है वहाँ जब फाइनल हो जाएगा तो पता चलेगा कि कौन वहाँ के पीएम बने हैं। बाकी 8 मेंबर का नाम आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। संभवतः जेरेमी हंट से जो है 2019 में प्रश्न आया था, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक। पहले राउंड में जो है नादीम, देखिए यहाँ पर नादीम जहावी और हंट यानी जेरेमी हंट जो है पहले ही राउंड में बाहर हो गए हैं। यही प्रश्न उस टाइम पे आया था कि पहले राउंड में इनमें से कौन जो है बाहर हुए थे, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। 65th का एक बार क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम पर वो वाला क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा, आप सही से देख पाएंगे, ठीक है। देखिए अब हमने बताया जैसा कि 2 उम्मीदवार फाइनल राउंड में जो है आए हैं फाइनल वोटिंग के लिए। अब उन्हीं दोनों में से कोई एक प्रधानमंत्री बनना है, तो ये है भारत के ऋषि सुनक हैं और लीज ट्रस वहाँ के पूर्व विदेश मंत्री हैं, इन्हीं दोनों के बीच होगा। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स से 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक ये रखना है कि WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है 23 जुलाई को 2022 में। और दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि सबसे पहले ये मंकी पॉक्स जो है मध्य और पश्चिम अफ्रीका में आया और भारत में केरल और दिल्ली में इसके मामले पाए गए हैं, बस इतना ध्यान रखना है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई है 8 जुलाई 2022 को। 8 जुलाई 2022 को जब इनकी हत्या कर दी गई तो भारत से बहुत अच्छे नाता थे इनके, तो 9 जुलाई को एक दिन के लिए जो है हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था 9 जुलाई को। तो हो सकता है आपसे ये प्रश्न इस बार पूछा जाए कि जापान के PM को जो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उसके मतलब उनकी आत्मा को शांति के लिए भारत में जो है राष्ट्रीय शोक कब घोषित किया गया था, तो वो तिथि 9 जुलाई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। इनसे जुड़ा हुआ 2 टर्म है, एक है ओबेनॉमिक्स और दूसरा एक है भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, तो ये दोनों ही बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, हमने इसको नहीं लिखा था, बाद में हमने यहाँ पर ऐड किया था, ठीक है। ये प्रश्न BPSC के AAO के परीक्षा में आया है और ये पॉइंट भी जो है PD में दिए गए थे, हमने इसको बाद में ऐड किया, लेकिन PDF हमने पहले बना लिया था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी देना था स्टूडेंट को, कई सारे स्टूडेंट ले रहे थे, तो बाद में देने में हमें दिक्कत हो जाती, इसीलिए बहुत कुछ जो है इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 19वां एशियाई खेल, ये होंगझाओ चीन में, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर 2023 में जो है ये होना है, और 18वां जो है 2018 में जकार्ता के पालेमबंग में हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगला देखिए, G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत के पूर्णकालिक शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। ये नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। देखिए पहले पीयूष गोयल थे, ठीक है, शेरपा, लेकिन अब जो है इनके स्थान पर अमिताभ कांत को बनाया गया है। G20 का अध्यक्ष जो है 1 दिसंबर 2022 से भारत बनेगा और रहेगा कब तक, 30 नवंबर 2023 तक, ठीक है। नवंबर 2022 में G20 शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में होगा, उसके बाद जो है 2023 में यह भारत में होगा, ठीक। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट 67th BPSC के लिए टर्म है, 2 बार I और 2 बार U, यानी I2U2। 2 बार I मतलब इंडिया और इजराइल, और 2 बार U का मतलब है USA और UAE। ये टर्म जैसे क्वाड है ना, उसी तरह से आपको भी ध्यान रखना है, जैसे ऑकस है क्वाड है, उसी तरह ये I2U2 एक शब्द संक्षेप है। इसमें इंडिया, इजराइल, USA और UAE 4 देश शामिल हैं, इनका एक नया समूह बना है। ये समूह हालांकि विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी 18 अक्टूबर 2021 को, 4 देशों के, इन्हीं 4 देशों के, उसी बैठक में ये निर्णय लिए गए थे कि पश्चिम एशिया के क्वाड के रूप में ये चारों देश सामने आए। तो I2U2 का हाल ही में जो है पहला शिखर सम्मेलन हुआ है 14 जुलाई 2022 को, ये ऑनलाइन ही हुआ है, वर्चुअल हुआ है,
ठीक है। तो I2U2 का जब बैठक हुआ है और 4 मुख्य देश इसमें शामिल हैं। इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी शामिल थे। इजराइल दूसरा है इजराइल, तो इजराइल की तरफ से वहाँ के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं, याइर लापिड, ये शामिल थे। उसके बाद में अगला है यूएसए, तो यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल थे। और लास्ट है यूएई, तो यूएई के शेख नाहयान जो राष्ट्रपति बने हैं वो शामिल थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये चारों नेता इसमें शामिल थे इसके शिखर सम्मेलन में। I2U2 जो है ये क्या करेगा, तो ये 6 क्षेत्र पर पारस्परिक सहयोग और निवेश के लिए बना है, यानी आपसी सहयोग करेगा और ये एक दूसरे देश में जाकर के निवेश करेगा। ये सभी 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। जल है, ऊर्जा है, परिवहन है, अंतरिक्ष है, स्वास्थ्य है और खाद्य सुरक्षा है। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा $2 अरब के निवेश से भारत में जो है फूड पार्क की स्थापना की जानी है, ठीक। गुजरात में अमेरिकी कंपनी है एक जिसका नाम है ट्रेड व डेवलपमेंट, ये सौर और पवन ऊर्जा के लिए 300 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करेगा गुजरात में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये इसी योजना के तहत हुआ है। आगे आर्थिक परिदृश्य में हम लोग आ रहे हैं। देखिए, भारत नवाचार सूचकांक 2021 ये नीति आयोग के द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज, UTS, इसमें नवाचार क्षमता को विकास करना, उनके नवाचार क्षमता का विकास करना, मूल्यांकन करना और उसको प्रोत्साहित करना। यह सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तर्ज पर जो है तैयार किया जाता है। भारत नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तर्ज पर, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक के तर्ज पर तैयार किया जाता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, देखिए ये तीसरा है, यह भी ध्यान रखेंगे, थर्ड हमने पहले लिख दिया यहाँ पर। ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो है यह 2 स्तंभ और 7 मानक पर आधारित है। ये प्रतियोगिता दर्पण कह रहा है, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया है। चूँकि हम इसके बारे में पहले भी पढ़े हुए थे तो हमें थोड़ा विरोधाभास लगा, तो हमने दोनों ही चीज़ें लिखा है। चूँकि इस बार हमने देखा कि बेयर नेसेसिटी इंडेक्स से मानक और उसके स्तंभ पूछे जा चुके हैं, परीक्षा 67th की जो आपने दी है उसी में। तो हो सकता है कि आपसे स्तंभ और इसके मानक पूछे जाएं नवाचार सूचकांक के, चूँकि नीति आयोग के द्वारा यह जारी हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और सितंबर के PD में आया है और सितंबर में आपका एग्जामिनेशन भी संभव है हो, तो ये प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, इसमें 2 स्तंभ PD में बताया गया है, यानी प्रतियोगिता दर्पण में, और जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है उसके द्वारा बताया गया है कि सूचकांक में 7 स्तंभ हैं, जबकि PD कहता है 2 स्तंभ हैं। इनके 2 स्तंभ, एक नवाचार क्षमता और एक नवाचार परिणाम है, और इसमें जो है इन्होंने 5 पैरामीटर और इसमें 2 पैरामीटर इन्होंने, यानी 7 हो गया। तो इन्होंने कुल जो है 7 स्तंभ मान लिया है और इन्होंने 2 ही स्तंभ को अलग अलग पैरामीटर्स में बांट दिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं वो ध्यान रखना है। और 66 संकेतक इन्होंने बताए हैं 2021 वाले में, जबकि 2020 में जो है संकेतकों की संख्या 36 थी। तो इस बार भी हमने देखा कि बेयर नेसेसिटी इंडेक्स से संकेतक और उसके आयाम पूछे गए थे, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, दोनों ही। अब देखिए कि इस सूचकांक में जो है राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा जाता है। 3 श्रेणी में कौन कौन से? तो पहला है बड़े राज्य, जिसमें 17 राज्यों को शामिल किया जाता है। दूसरा है पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य, जिसमें 10 राज्यों को शामिल किया गया है। और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य, यानी यूटीज और छोटे राज्य। इसमें 9 ऐसे यूटीज और स्टेट शामिल हैं। देखिए, बिहार जो है बड़े राज्य में आता है, तो हमको बिहार का डाटा ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे पर तेलंगाना और तीसरे पर हरियाणा है। बिहार का स्थान देखेंगे आप, गौर से देखिए, बिहार का स्थान 15वां है, ठीक है। और ये कितने में? 17 राज्य में 15वां स्थान है बिहार का। और पॉइंट, इसको जो स्कोर मिला है वो 11.58 स्कोर मिला है, ठीक। आपने देखा होगा कि बिहार का स्कोर पूछ लिया जाता है, जैसे एक बार पूछा गया था नवाचार सूचकांक में बिहार का स्कोर पूछा गया था, एक बार पूछा गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का स्कोर बिहार से पूछा गया था। अभी आपने AO के एग्जामिनेशन में देखा कि नीति आयोग के द्वारा जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसमें बिहार की गरीबी का प्रतिशत क्या था ये पूछा गया, यानी 51.98 समथिंग ऐसे था, मैं कंफर्म याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी, इतना प्रतिशत उसमें था। तो इस तरह से जो है प्रश्न आपको पॉइंट में दिए जाएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और जो लास्ट 17वां है बड़े राज्यों में, वो छत्तीसगढ़ का है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद
पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों में पहला स्थान मणिपुर का है, जबकि केंद्र शासित और छोटे राज्यों में जो है चंडीगढ़ का प्रथम स्थान है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप इसके साथ ही, जैसे हमने बताया कि भारत नवाचार सूचकांक का ये तीसरा सूचकांक था, तो पहला दूसरा कब जारी हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है सबसे पहला जो है अक्टूबर 2019 में जारी हुआ था, दूसरा जो है जनवरी 2021 में जारी हुआ और तीसरा जुलाई 2022 में भी जारी किया गया है। तो तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक। देखिए आगे देखिए, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएसए। एनएफएसए क्या है? एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। देखिए ये 10 सितंबर 2013 को भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया था। पीयूष गोयल द्वारा जो है स्टेट रैंकिंग इंडेक्स एनएफएसए का जारी किया गया है 5 जुलाई 2022 को। यानी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में राज्यों के प्रदर्शन का यह सूचकांक है। यह सूचकांक यानी ये जो है 3 स्तंभ, जिसमें लक्ष्य, डिलीवरी और पोषण पर आधारित जो है ये इसके 3 स्तंभ हैं इस सूचकांक के, ठीक है। और राज्य व यूटीज को इसमें 2 भागों में बांटा गया है, एक सामान्य श्रेणी में, दूसरा विशेष श्रेणी में। सामान्य श्रेणी में जो है बिहार भी आएगा आपका। पहला स्थान इसमें ओडिशा का है और बिहार का स्थान जो है सामान्य श्रेणी में कुल 22 स्टेट को शामिल किया गया है और यूटीज दोनों मिला करके। तो बिहार का इसमें 7वां रैंक है और स्कोर यहाँ भी आपको ध्यान रखना है 0.783 है। और वहीं लास्ट रैंक जो है वो गोवा का है 20वां, जबकि विशेष श्रेणी में पहला स्थान त्रिपुरा का है। तो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट। इसमें केवल इतना ध्यान रखेंगे कि ये BIRAC विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया जाता है। BIRAC क्या है ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, एक बार देख लेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 से। ये यूनाइटेड नेशन की एक ट्रेड और डेवलपमेंट मतलब एजेंसी है, समझ लीजिए। ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, ये जो है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 जारी की है। इसमें अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह 2 तरह के FDI के बारे में बताए गए हैं। FDI का सबसे अधिक अंतर प्रवाह अमेरिका में और बाह्य प्रवाह जो है अमेरिका से ही हुआ है, ठीक है। भारत का अंतर प्रवाह में यानी FDI प्राप्त करने में पूरे विश्व में 7वां स्थान है, ये भी ध्यान रखेंगे। और सबसे पहला स्थान FDI प्राप्त करने में अमेरिका का है, जबकि सबसे अधिक बाह्य प्रवाह यानी FDI जो गया है वो भी अमेरिका से ही गया है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है इसी में कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक रिपोर्ट 28 जुलाई 2022 को जारी हुई है FDI पर ही, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर ही जारी हुई है। इसमें भारत में FDI वाले जो 5 देश शीर्ष देश हैं, जो सिंगापुर है, अमेरिका है, मॉरिशस है, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड है। सबसे अधिक भारत में FDI कौन देता है? 27.01% सिंगापुर देता है, उसके बाद अमेरिका का स्थान है। तो ये ध्यान रखना है। राज्यों में सबसे अधिक जो FDI प्राप्त करता राज्य है वो है कर्नाटक, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। इसमें प्रतिशत इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं भी ध्यान रखेंगे तो कोई बात नहीं है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है रामसर स्थल को लेकर, रामसर साइट्स को लेकर। देखिए प्रतियोगिता दर्पण में अभी तक यानी सितंबर 2022 के PD में केवल 54 ही दिए गए हैं, लेकिन मैंने इसको भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से इसको अपडेट किया है, वहाँ पर बताया गया और PIV रिपोर्ट से भी इसको हमने अपडेट कर दिया है, ताकि परीक्षा में इसको और अपडेट करने की आवश्यकता 20 और 22 सितंबर को होगी तो नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। 13 अगस्त तक का डाटा हमने इसमें अपडेट कर दिया है और आज है संभवतः 22 या 23 है, तो ये 24 तारीख है आज, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कुल क्षेत्रफल जो है अब रामसर साइट का वो इतना हो गया है, ध्यान रखेंगे। रामसर संधि आपसे पूछा जा सकता है ये कब लागू हुआ, मतलब ये कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था और लागू 1975 में हुआ था। भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था, यानी हस्ताक्षर इस पर भारत ने इस समय आकर के किए थे। देखिए चिल्का झील ओडिशा में है, ये भारत का सबसे पहला रामसर साइट है। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे कि चिल्का झील के साथ केवलादेव को भी जो है शामिल किया गया था, ये राजस्थान में है यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो। और विश्व का फर्स्ट जो है वो कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का है, यानी विश्व का पहला रामसर साइट जो है वो कोबोर प्रायद्वीप है और भारत का पहला रामसर साइट जो है वो चिल्का झील और केवलादेव दोनों है। आगे देखेंगे, इसमें कुछ डाटा हमने PIV से लिए हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रामसर प्रमाण पत्र जो भारत सरकार की पर्यावरण मंत्रालय के वेबसाइट पर है, वहाँ से भी हमने इसको लिए हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए 1982 से 2013 तक में भारत में कुल 26 रामसर साइट्स था, जबकि 2014 से 2022 में 49 रामसर साइट को ऐड कर दिया गया है, जोड़े गए हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, अभी 2022 ही चल रहा है तो ध्यान रखेंगे। अब 49 का पूरा नाम याद रखना संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे जो हैं, देखिए जैसे 2019 में 11 स्थल को जोड़ा गया, 20 में 5 स्थल, 2021 में 14 स्थल और 2022 में ही 19 स्थल को जोड़े गए। आप कितना नाम ध्यान रखेंगे। पीआईबी रिपोर्ट 13 अगस्त 2022 के हिसाब से ध्यान रखेंगे कि इसने बताया है कि 2022 में 28 स्थल जोड़े गए, जबकि पर्यावरण मंत्रालय का रिपोर्ट है रामसर प्रमाण पत्र के हिसाब से कि इसमें केवल 19 स्थल को ही जोड़ा गया है 2022 में। तो ये दोनों डाटा में थोड़ा अंतर है, जबकि दोनों ऑथेंटिक डाटा है। मैं एक बात और बता दूं आपको, 64 बीपीएससी में ISFR यानी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट से एक प्रश्न आया था जिसमें लोकसभा में पर्यावरण मिनिस्टर के द्वारा दिए गए वक्तव्य को बीपीएससी ने सही माना, जबकि पर्यावरण मंत्री के हाथ में जो रिपोर्ट था, लिखित रिपोर्ट, उसको गलत माना। हमने मतलब सारे स्टूडेंट जो पढ़े होंगे उन्होंने जवाब जो है वो लिखित डाटा के आधार पर दिए थे, जबकि ऐसा बीपीएससी ने नहीं माना और कहा कि लोकसभा में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य ही मान्य होंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण मंत्रालय की जो रिपोर्ट है वो 19 मानती है 2022 में, जबकि पीआईबी जो है यह भी बहुत ऑथेंटिक डाटा देती है, ये 28 स्थल को मानती है। तो हमने दोनों ही लिख दिए हैं। हमने ऊपर भी पीडी और पीआईबी के रिपोर्ट में अंतर को दिखाया है। तो बहुत ही हम ऑथेंटिक सोर्स से डाटा लेते हैं और टाइम लगता है हमें इन सब चीज़ों को लेने में। आप लोग भी थोड़ा ध्यान देंगे परीक्षा में। देखिए सबसे अधिक रामसर स्थल जो है वो अभी स्टेट में के हिसाब से जो है अब तमिलनाडु में हो गया है, ठीक है। यूपी इसमें सेकंड स्थान पर है और 13 अगस्त 2022 को ही 11 रामसर स्थल जोड़े गए हैं, ठीक है। पहले यह 64 था, इससे पहले 13 अगस्त से पहले 64 था, जबकि पीडी में सितंबर 2022 के पीडी में 54 तक ही सीमित है अभी। तो ये ध्यान रखेंगे आप। देखिए इसमें जो जोड़े गए हैं सभी 11 रामसर स्थल, उसके नाम दिए गए हैं, हम इसमें टाइम नहीं लेंगे, आप देख लेंगे, ठीक है। लास्ट 75वां जो अभी वर्तमान का है वो आप ध्यान रखेंगे, सालबुग वेटलैंड्स कंजर्वेशन रिजर्व है, ये 75वां है और ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक नोट ये भी ध्यान रखेंगे आप, जुलाई 2022 में जो 5 रामसर स्थल जो है जोड़ा गया था और 3 अगस्त 2022 को 10 स्थल जोड़े गए थे और 13 अगस्त को जो है पुनः 11 स्थल जोड़ा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। और भारत का जो रामसर स्थल है उसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी डाटा के हिसाब से आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा रामसर स्थल भारत का जो है वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है और सबसे छोटा जो है रेणुका हिमाचल प्रदेश में है, ये 2005 में शामिल किया गया था। ये आइए अब कुछ कृषि मंत्रालय की डाटा को देखें। भारत की 11वीं कृषि संगणना 2021-22 जो है 10वीं 2015-16 अभी तक चल रही थी। अब ये 28 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो गई है। इसकी घोषणा जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई है, ठीक है। कोटक हुरून रिपोर्ट, ठीक है, भारत की सर्वाधिक 100 धनी महिलाओं की सूची है जिसमें प्रथम स्थान रोशनी नाडर का है, ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न 65th बीपीएससी में पूछा गया था, 67th में भी हो सकता है इसको पूछा जाए, ध्यान रखेंगे। भारत में विद्युत की स्थापित क्षमता कुल 4,03,760 मेगावाट यानी लगभग 403 गीगावाट से अधिक हो गई है। इसमें कुल जीवाश्म ईंधन जो है वो लगभग 58.5% है, कोयला इसी में शामिल है जीवाश्म ईंधन में ही। ये इसका योगदान इस पूरे 58.5% में 50.7% अकेले है। गैर जीवाश्म ईंधन का इतना योगदान है जिसमें जल विद्युत से प्रश्न पूछा गया था उस टाइम पे। अभी जो है वर्तमान में उस समय पे ये लगभग 10.6% था, अभी 11.6% है। सॉरी 10.3% था, अभी 11.6% है, ध्यान रखेंगे। देखिए उसके बाद में एक और यहाँ पर सहयोग व्यापार संवर्धन समझौता देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। AI मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और ECTA का मतलब है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक। अभी जैसे कि AO के एग्जामिनेशन में आपने देखा पूछा गया था कि भारत और UAE के बीच में जो कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो कब हस्ताक्षरित हुआ था। यहाँ भी हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग किया गया है। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है ये ट्रेड एग्रीमेंट, ये 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये भी प्रभावी नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया और UAE के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो 1 मई 2022 से प्रभावी हो गया है और उस पर हस्ताक्षर 18 फरवरी 2022 को किए गए। 18 फरवरी 2022 वाला क्वेश्चन AO के परीक्षा में आया भी है। देखिए कुछ नियुक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक नियुक्ति इसमें से ये महत्वपूर्ण है, मोहन सुब्रमण्यम, ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं भारत सरकार के। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने स्थान लिया है भारत के ही शैलेश टी का स्थान लिया है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो हैं उनके कार्यकाल में थोड़ी वृद्धि कर दी गई है 3 महीने की, तो आपके एग्जामिनेशन तक यही रहेंगे।
तो ये ध्यान रखेंगे अभी अगर पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल कौन है तो। आगे हम लोग देखें, देखिए ये देखिए इंद्रमीत गिल विश्व बैंक के प्रधान आर्थिक अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने रीन हार्ट का स्थान जो है ये लिया नहीं है, अभी लेंगे, ठीक है, अब ले लिए होंगे। सुधाकर दलेला जो है ये भूटान में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है, क्योंकि रुचिरा कंबोज जो है भूटान से सीधे यूएन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हो गई हैं और यही प्रश्न बीपीएससी के एओ में पूछा गया है। देख रहे हैं किस तरह से इंटरलिंक किया गया है सारे क्वेश्चन को। आगे देखिए, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020। इसमें हम बहुत टाइम नहीं लेंगे। देखिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म इसमें ये है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि निर्देशक बार बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से पूछता है बीपीएससी। तो सच्चिदानंदन के आर हैं और अभिनेता और अभिनेत्री का नाम भी क्रमशः आप इसी तरह ध्यान रखेंगे, ठीक। फेमिना मिस इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की ये आधिकारिक प्रतिभागी होंगी। अब मुंबई में संपन्न हुआ है और इसमें जो है सीनी सदानंद शेट्टी इनका नाम है, ये कर्नाटक की हैं। ये जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अभी ये फेमिना मिस इंडिया 2022 की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आई हैं। आगे देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला जो है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। इसकी घोषणा जल शक्ति मंत्री ने गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने स्वयं की है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो खेलकूद से, अब हम लोग लास्ट की तरफ ही जा रहे हैं। 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 ये यूजीन अमेरिका में हुआ है। ओरेगॉन जगह का नाम है वहाँ पर, ठीक है। इसमें टीम ट्रॉफी का जो पहली ही बार ये पुरस्कार शुरू किया गया है, ये अमेरिका को मिला है। प्रथम स्थान भी इसमें अमेरिका ही है, सेकंड इथोपिया है, थर्ड जमैका और फोर्थ कीनिया है। भारत मात्र एक रजत पदक इसमें जीत पाया है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। जेवलिन थ्रो में ये भाला फेंकने में जीते हैं और ये ओलंपिक में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वहाँ पर ये बहुत कमाल नहीं कर पाए। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत मात्र 2 पदक अब तक जीते हैं। पहला भारत की एक महिला है, लंबी कूद खिलाड़ी थी अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 में, और अभी जो है वो नीरज चोपड़ा 2022 में ये जीते हैं, ठीक है। 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में और 20वीं का जो है 2025 में टोक्यो जापान में होना है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। देखिए सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 के एकल विजेता में महिला एकल विजेता का नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत की पीवी सिंधु इसमें विजेता रही हैं और ये प्रश्न आ सकता है। जसप्रीत बुमराह, ये देखिए बर्मिंघम में हुए भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच में इन्होंने जो है इसके बारे में हम जिक्र पहले ही कर चुके हैं अगस्त के पीडी में, तो ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने कुल 35 रन जो है बनाए हैं, विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है टेस्ट मैच में, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और इस पूरे सितंबर के प्रतियोगिता दर्पण का जो लास्ट प्रश्न है 135वां विंबलडन टेनिस। हमने अगस्त वाले वीडियो में आपको बताया कि 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन। यूएस ओपन से 66 बीपीएससी में महिला एकल विजेता का नाम पूछा गया था। विंबलडन भी हो चुका है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें। इसका आयोजन लंदन में हुआ है। इसमें एकल विजेता पुरुष में नोवाक जोकोविच है और महिला में एलेना रिवाकिना है, ये पहले ही बार विजेता हुई हैं। और हॉल ऑफ फेम टेनिस 2022 का आयोजन जो है न्यूपोर्ट में हुआ है अमेरिका में, और इसमें एकल विजेता मैक्सिम क्रेशी अमेरिका के हैं, ये हैं। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।